एक साम्राज्य जो बिखरने की कगार पर है, सिंहासन का कोई वारिस नहीं, और एक निर्वासित राजकुमार जिसे अपनी किस्मत खुद लिखनी है। सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है ना? तो चलिए आज इसी जबरदस्त कहानी की परतों को खोलते हैं। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल है 1070 ईस्वी। हम दक्षिण भारत के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक महान साम्राज्य का पूरा भविष्य दांव पर लगा हुआ है। जिस महान चोल साम्राज्य का दबदबा कभी दक्षिण पूर्व एशिया तक था, वो अब अंदर और बाहर दोनों तरफ से खतरों से घिर चुका है। सम्राट की मौत हो चुकी है और वो खाली सिंहासन एक बहुत ही खतरनाक खेल की शुरुआत कर चुका है। और यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब एक राजकुमार को ढूंढना था। एक ऐसा राजकुमार जिसे अपनों ने ही उसके हक से दूर कर दिया था। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस समय के माहौल को समझना होगा। ये कहानी है दक्षिण भारत की दो सबसे बड़ी ताकतों, चोल और चालुक्य के बीच की सदियों पुरानी दुश्मनी की। और इस दुश्मनी की जड़ में था एक इलाका, विंगी, जो बेहद उपजाऊ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ सिंहासन की नहीं थी, असल लड़ाई तो थी संसाधनों की। आप अंदाजा लगाइए, वेंगी जैसे उपजाऊ तटीय इलाकों की 1 एकड़ जमीन सूखे भीतरी इलाकों की जमीन से 10 गुना ज्यादा कीमती थी। तो जाहिर है, इन इलाकों पर जिसका कब्जा होता, पैसा, ताकत और रुतबा उसी का होता। और इसी वजह से चोल और चालुक्य दशकों से एक दूसरे के खून के प्यासे थे। और इस पूरे महासंग्राम के केंद्र में थे दो जबरदस्त किरदार। एक तरफ कुलोतुंग, वो राजकुमार जिन्हें उनके हक से बेदखल कर दिया गया था, और दूसरी तरफ विक्रमादित्य षष्ठम, एक बहुत ही चालाक चालुक्य राजकुमार जिनकी नजरें पूरे दक्षिण भारत पर थीं। तो चलिए अब कहानी के हीरो यानी कुलोतुंग पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि कैसे मुश्किलों ने उन्हें तराश कर एक जबरदस्त लीडर बना दिया। कुलोतुंग की सबसे बड़ी ताकत थी उनका खून। उनकी माँ थी चोल राजकुमारी और पिता थे वेंगी के राजा। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसने उन्हें दोनों शक्तिशाली साम्राज्यों का स्वाभाविक दावेदार बना दिया, और यही बात उनके दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा देती थी। लेकिन कुलोतुंग सिर्फ नाम के राजकुमार नहीं थे, वो एक पैदाइशी योद्धा थे। उन्होंने कलिंग में चोल ताकत को दोबारा स्थापित किया, यहाँ तक कि समुद्र पार जाकर आज के मलेशिया में भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया। पर उनकी यही बढ़ती हुई शोहरत दुश्मनों की आंखों में खटकने लगी। 1061 में साजिशों के तहत उन्हें अपने ही पिता की गद्दी से बेदखल कर दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। निर्वासन में रहते हुए उन्होंने अपनी एक छोटी सी रियासत बनाई और सही वक्त का इंतजार करने लगे। और फिर लगभग 10 साल के इंतजार के बाद 1070 में वो मौका आ ही गया। चोल साम्राज्य में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, और कहते हैं ना, किसी की तबाही किसी के लिए मौका बन जाती है। बस वही हुआ। जैसे ही चोल सम्राट की मौत हुई, विक्रमादित्य ने जरा भी देर नहीं की। उसने फौरन अपना दांव खेला। उसने अपने बहनोई अधिराजेंद्र को चोल सिंहासन पर बिठा दिया। उसका गेम प्लान बिल्कुल क्लियर था, चोल साम्राज्य को अपनी कठपुतली बनाना और फिर धीरे धीरे उसे अपने साम्राज्य में मिला लेना। और इसी उथल पुथल के बीच कुलोतुंग ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उनका प्लान एकदम जबरदस्त और दो तरफा था। पहला कदम, उन्होंने अपनी पैतृक भूमि वेंगी पर बिजली की रफ्तार से हमला किया। इससे उन्हें अपनी दावेदारी के लिए सैनिक और जरूरी संसाधन मिल गए। और दूसरा कदम, उन्होंने सीधा चोल साम्राज्य के दिल यानी तमिलगढ़ पर धावा बोल दिया। अधिराजेंद्र, खैर, उसे तो कोई पसंद ही नहीं करता था। सब जानते थे कि वो चालुक्यों की कठपुतली है। तो जैसे ही कुलोतुंग की सेनाएं पहुंची, इस लड़ाई में अधिराजेंद्र मारा गया और इस खाली हुए सिंहासन पर कुलोतुंग ने कब्जा कर लिया, जिससे एक नए राजवंश की शुरुआत हुई। सिंहासन जीत लेना तो एक बात थी, पर अब असली चुनौती सामने थी। एक ऐसा साम्राज्य जो टूट चुका था और जहां हर तरफ बगावत के सुर थे। अब सवाल ये था कि इसे कैसे जोड़ा जाए। और यहीं पर कुलोतुंग ने एक ऐसा कदम उठाया जो उस वक्त किसी के भी पल्ले नहीं पड़ा। उन्होंने साम्राज्य का एक अहम हिस्सा श्रीलंका, जी हाँ, श्रीलंका को छोड़ दिया। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? असल में ये कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिक मूव था। कुलोतुंग को पता था कि साम्राज्य में हर तरफ विद्रोह हो रहे हैं। ऐसे में श्रीलंका पर कब्जा बनाए रखने के लिए लड़ने का मतलब था जरूरी संसाधन बर्बाद करना।
और उन्हें ये भी पता था कि असली लड़ाई तो अभी बाकी है। विक्रमादित्य कभी भी हमला कर सकता था। इसीलिए उन्होंने श्रीलंका को जाने दिया ताकि वो अपनी असली ताकत को मजबूत कर सकें। और हुआ भी वही जिसका कुलोत्तुंग को अंदाजा था। 1075 में विक्रमादित्य ने अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। वो किसी भी कीमत पर वेंगी और चोल साम्राज्य को एक होने से रोकना चाहता था। ये था इन दो महाशक्तियों के बीच का फाइनल शोडाउन। और नतीजा जबरदस्त था। विक्रमादित्य को न सिर्फ हराया गया बल्कि चोल सेनाओं ने जवाबी हमला करके मैसूर तक पर कब्जा कर लिया। उत्तर में कलिंग की सेनाओं को पीछे खदेड़ दिया गया और दक्षिण में पांड्य विद्रोहियों को भी शांत कर दिया गया। मतलब ये एक टोटल और कंप्लीट विक्ट्री। युद्ध के मैदान में अपनी काबिलियत साबित करने के बाद अब बारी थी राज चलाने की। और कुलोत्तुंग ने ये भी साबित कर दिया कि वो जितने बड़े योद्धा थे उतने ही बेहतरीन शासक भी थे। अब उनका फोकस था शांति और खुशहाली का एक नया दौर शुरू करने पर। उनका सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी फैसला क्या था? उन्होंने व्यापार पर लगने वाले सारे के सारे टैक्स और टोल खत्म कर दिए। 0। सोचकर देखिए, रातों रात व्यापार के रास्ते की सारी रुकावटें हटा दी गईं। ये एक ऐसा बाढ़ेम फैसला था जिसने चोल बंदरगाहों को पूरे एशिया के समुद्री व्यापार का पावर हाउस बना दिया। कुलोत्तुंग इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि एक साम्राज्य की असली ताकत उसके व्यापारी होते हैं। उस जमाने के व्यापारी संघ, जिन्हें हम आज की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां कह सकते हैं, बहुत ताकतवर थे। उनकी अपनी सेनाएं होती थीं, उनके अपने राजनयिक चीन से लेकर मिडिल ईस्ट तक सौदे करते थे। कोई और राजा शायद उन्हें खतरे की तरह देखता, पर कुलोत्तुंग ने उनके साथ पार्टनरशिप की। और इस पार्टनरशिप ने न सिर्फ व्यापारियों को मालामाल किया बल्कि राज्य का खजाना भी भर दिया। लेकिन गलती से भी ये मत समझिएगा कि शांति का मतलब कमजोरी था। जब कलिंग के एक राजा ने टैक्स देने से मना किया तो कुलोत्तुंग ने अपने सबसे काबिल जनरल को भेजा। और 12वीं सदी का एक रिकॉर्ड हमें बताता है कि अंजाम कितना भयानक था। ये एक साफ संदेश था, शांति का सम्मान करो लेकिन चोल सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत मत करना। तो कुल मिलाकर कुलोत्तुंग की कहानी क्या है? ये कहानी है एक ऐसे लीडर की जिसने एक बिखरते हुए साम्राज्य को अपनी सूझबूझ, हिम्मत और बेहतरीन रणनीति से न सिर्फ बचाया बल्कि उसे एक बार फिर से एक महाशक्ति बना दिया। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। कुलोत्तुंग एक महान योद्धा भी थे और एक महान प्रशासक भी। तो क्या असली लीडरशिप युद्ध के मैदान में साबित होती है या फिर शांति के समय राज चलाने की चुनौतियों में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो।